नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की खबर से, जिन्हें लग रहा है कि मुडा घोटाले में वो लगातार घिरते जा रहे हैं। उन पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले को लेकर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी, जिसे सिद्धारमैया ने 19 अगस्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज गवर्नर के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया। गवर्नर ने सीएम पर केस चलाने को हरी झंडी दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि गवर्नर का कदम कानून के मुताबिक है। मुडा विवाद की जांच जरूरी है। गवर्नर इस बारे में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। असाधारण परिस्थितियों में निर्णय ले सकते हैं। गवर्नर ने मन मर्जी से फैसला नहीं किया है। यह यकीन करना मुश्किल है कि याचिकाकर्ता के परिवार को फायदा नहीं हुआ। याचिकाकर्ता का बेटा उस बैठक का हिस्सा था जहां यह फैसला किया गया था। और हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सिद्धारमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस पूरे मामले को बीजेपी की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि वो इससे भयभीत नहीं है क्योंकि कर्नाटक की जनता उनके साथ है। I am not afraid of the conspiracy hatched out by both BJP and JDS, because people of Karnataka are with our party, are with me, and also with our government. After whatever futile exercise they made to dislodge our government, it is not possible for them. वहीं हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BY विजेंद्र ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के तत्काल इस्तीफे की मांग की। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने मुख्यमंत्री का बचाव किया। I demand Chief Minister Siddaramaiah ji to resign from the post of Chief Minister immediately without any further delay. My Chief Minister has not done anything wrong. He is not involved with any scam. It is a political conspiracy by the BJP to all of us, to all the opposition leaders in the country. This is what is going on. और आज के हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुडा घोटाले को लेकर बीजेपी एक बार फिर हमलावर हुई है। सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर बेंगलुरु और कई अन्य शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ हफ्ते पहले भी बीजेपी और जनता दल सेक्युलर ने बेंगलुरु से मैसूर तक की 10 दिनों की पदयात्रा निकाली थी। साथ ही पहले भी बीजेपी और जेडीएस के विधायक विधानसभा में पूरी रात धरना भी इसी मामले को लेकर दे चुके हैं। और हमारे डिप्टी एडिटर साउथ नेहाल किदवई इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। नेहाल, वैसे ही सिद्धारमैया की दिक्कतें ये थी कि कांग्रेस के भीतर कई अंदरूनी समीकरण हैं, कई लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और ऐसे में हाईकोर्ट का ये फैसला आना जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, कितनी दिक्कतें उनको आगे आने वाले समय में हो सकती हैं? निहाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल ये था कि पहले से ही कई दिक्कतें हैं कांग्रेस के भीतर सिद्धारमैया को लेकर। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो पार्टी के भीतर कई दावेदार थे सीएम पद के। अब जबकि हाईकोर्ट का फैसला आया है, उन्हें राहत नहीं मिली है, कितनी दिक्कतें उनकी बढ़ेंगी आने वाले समय में? लगता है निहाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस खबर पर हम निहाल के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। लहर सिंह सिरोया जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, साथ ही निज़ाम फौजदार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। लहर सिंह जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आपने लंबे समय तक इस मुद्दे को उठाया है। आज एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी तार्किक परिणति हुई जब हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री को कोई राहत नहीं मिली है। अब आपका अगला कदम क्या? क्योंकि ये जो मामला है इसको लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो कानूनी लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। मैं ये पहले तो स्पष्ट कर दूं अखिलेश जी कि ये मुद्दा हमने नहीं उठाया है। ये मुद्दा माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जिसका क्लेम करती है कि RTI एक्ट लाए हैं, वो उस RTI के अंतर्गत RTI एक्टिविस्ट जो जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, उन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है और वही गवर्नर साहब के पास और कोर्ट में वो लोग ही गए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक 10वीं क्लास का पास लड़का भी ये बता सकेगा कि जो मुंडा के जो प्रकरण सामने आए हैं मीडिया के थ्रू और RTI एक्टिविस्ट के थ्रू जो डॉक्यूमेंट जो सामने आए हैं, उनको देखते हुए स्पष्ट लगता है
कि उनमें मुख्यमंत्री का परिवार का हाथ है और मुख्यमंत्री का हाथ है और उनके परिवार का पूरा उसमें शामिल होना दिखा है। तो इसमें ये जो हमारी सरकार पर आरोप लगा करके हमने 40% खाए, जो भी किया नहीं किया ये मैं नहीं जानता क्योंकि मैं सरकार में नहीं था, लेकिन हमारी सरकार को हटा करके इनकी सरकार को लाया गया है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। लेकिन हमारे पर ऐसे व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के मुद्दे प्राइवेसी भी नहीं लगे कभी भी, जैसा इनके ऊपर लगे हैं। मुख्यमंत्री का ही परिवार, एक मृतक व्यक्ति की जमीन उसके भतीजों के डॉक्यूमेंट के आधार पर अपने किसी व्यक्ति को अनजान व्यक्ति के नाम पे करा करके फिर उसको मुख्यमंत्री जी का पत्नी का भाई वो अपने नाम पे कराता है और फिर पत्नी को गिफ्ट करता है और उसका फिर डिनोटिफिकेशन वगैरह क्या क्या प्रक्रिया होती है वो सब होती है। वो इतना ब्लेटेंट है कि मैं नहीं समझता कि हमारे गवर्नर साहब भी किसी सरकार को डिस्टर्ब करना चाहते होंगे, लेकिन जो उनके पास में जो आए डॉक्यूमेंट्स आए उनके आधार पर उनके ऊपर कोई इसका सिवाय रास्ता नहीं बचता है कि उनके लिए प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर दिया जाए। लेकिन गवर्नर ने अपने उदारता दिखाते हुए खाली इन्वेस्टिगेशन के लिए ये आदेश दिया था। इसके खिलाफ भी कोर्ट में जब गए हैं और जो कोर्ट में आर्गुमेंट चल रहे थे, छोटे मोटे वकील भी हंस रहे थे। अभिषेक मनु सिंह जैसे बड़े वकील जिस तरह का आर्गुमेंट कर रहे थे, हमें भी हंसी आ रही थी जो हम तो लेमैन हैं कि ये बिल्कुल खुला स्पष्ट केस है और उसको बचाने की कोशिश अनावश्यक कर रहे हैं। एनीहाउ ये उनका कर्तव्य बनता है, वो ऑब्लाइज भी हैं, पैसा भी लेते होंगे। एनीहाउ मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मेरा ये कहना है कानून अपनी जगह काम करेगा, कानून से कोई बच नहीं सकता। अब मैं मुख्यमंत्री जी के सामने और कांग्रेस सामने एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है, वो केजरीवाल का या लालू यादव जी का फॉलो करेंगे या और पहले जो हमारे येडियुरप्पा जी ने जो इस्तीफा दिया, बड़े बड़े नेताओं ने कई बार इस्तीफा दिया, अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दिया, कई लोगों ने अपने पर आरोप लगने के बाद में तुरंत इस्तीफा दिया। अडवाणी जी का उदाहरण तो मैं नहीं देना चाहूँगा क्योंकि उतना तो उदाहरण वो बचा ही नहीं है। फिर भी अब ये मुख्यमंत्री जी की अपनी छवि के लिए भी मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री की छवि बेदाग रही अब तक, लेकिन जैसे उन पर ये आरोप लगे हैं, इतने स्पष्ट आरोप अपने परिवार पर लगे हैं, उनको देखते हुए और कांग्रेस की छवि को बचाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जी, हमने सुना मुख्यमंत्री जी को आज जब वो ये फैसला आया तो पहले उनका एक लिखित बयान आया, उसके बाद उन्होंने आकर पत्रकारों से बातचीत भी की। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है और जहां तक उनके इस्तीफे का प्रश्न है, उनकी पार्टी के लोग, उनके उप मुख्यमंत्री सब इस बात से साफ तौर पर खारिज कर चुके हैं कि उनका इस्तीफा नहीं होगा। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी का प्रशंसक रहा हूं, वो समाजवादी नेता हैं, हमेशा सिद्धांत की लड़ाई लड़ी है। उनका आज का बयान देखकर मुझे और 3 महीने से जो उनका आचरण देख करके मुझे बड़ी हंसी आ रही है, लेकिन हंसी की बात नहीं, ये बात एक 6 करोड़ की जनता के दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री इतने स्पष्ट आरोप होने के बावजूद भी अपनी कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं। और जो डिप्टी सीएम का भी बयान आप सुना रहे थे, तो उनका अपना डिप्टी सीएम और क्या कहेगा, उनकी भावनाओं को ही जो जैसी उनकी भावना उसी के अनुसार बात करेगा। तो ये जो खेल खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 6 करोड़ की जनता ये देख रही है और उनको ये बहुत भारी पड़ेगा। और यही नहीं, खड़गे जी पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे हैं और एमबी पाटिल भी पर भी यह दबाव डाला जा रहा है कि वो गवर्नर की चिट्ठी का जवाब नहीं दें। तो ये सारी सरकार और सरकार के बड़े से बड़े नेता, जो बड़े से बड़े नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो मेरा यह मानना है कि सरकार को एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है और कई तरह के भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लग चुके हैं। तो और जहाँ ये जो हट दिखा रहे हैं केजरीवाल की तरह है, मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा नहीं है और मुख्यमंत्री जी के भी अच्छा नहीं है और देश की इस स्टेट की राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, निज़ाम फौजदार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। निज़ाम साहब, आपने सुना लहर सिंह सिरोया जी को, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद सोशलिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, कई तरह के जो उनके उदाहरण है वो उन्होंने पेश किए हैं, लिहाजा उन्हें अब जिद नहीं करनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया, इससे बिल्कुल साफ हो गया कि राज्यपाल ने जो अनुमति दी थी उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की, वो बिल्कुल सही थी। इस पर अब हाईकोर्ट की मोहर भी लग चुकी है। अखिलेश जी, जिस तरह से हमारे लहर सिंह बता रहे थे कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, उनके एक शब्द में भी 10% उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ये एक जगह सिद्धरामैया जी की तारीफ करते हैं और कहते हैं इस्तीफा दे दीजिए। उनसे बड़ा कोई पिछड़ों का कोई नेता आज की तारीख में नहीं है। उनके साथ कर्नाटका की सारी जनता खड़ी हुई है।
लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि जिस पार्टी का डीएनए ही करप्ट है, जहां पे आज के जो प्रेसिडेंट हैं विजेंद्रा, उनके जब पिताजी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब उनको 20 करोड़ रुपए की घूस लेते हुए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया था उन्होंने, और सीएम होते हुए अरेस्ट हो गए। और विजेंद्रा उसके कर्ता धर्ता थे और उसके मास्टर प्लानर थे। आज वही अध्यक्ष यहाँ पे बैठ के बोलते हैं कि आज सिद्धरामैया जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसी बीजेपी पार्टी में जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉलर्स लेते हुए पकड़े जाते हैं, वहां पे वो प्रोसिक्यूट होते हैं और कन्विक्ट होते हैं। इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक राष्ट्रीय पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते हुए, करप्शन करते हुए, इतना बड़ा स्कैम करके वहां पे कन्विक्ट होते हैं। उस पार्टी को आज कौन सी नैतिकता आ गई कि आज कांग्रेस पार्टी के एक सबसे बड़े नेता जो पिछड़ों के लिए लड़ाई करते हैं, पिछड़ों के लिए संघर्ष करते हैं, दलितों के लिए संघर्ष करते हैं, हाँ सिर्फ पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यक नहीं, उच्च जाति के लोगों के लिए भी वो लड़ाई लड़ते हैं। इसका मतलब है सोशल जस्टिस के वो एक मास्टर है। उनके खिलाफ ये लोग, जब बोम्मई जी को जब बोम्मई जी जेडीएस में थे, उनके पिताजी जेडीएस के सीएम थे, तो उनके वक्त से अगर ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा था, तो जब बोम्मई सीएम थे, उनकी नाक के नीचे उन्हीं का अफसर, उन्हीं का मिनिस्टर एक ऐसा डिसीजन पारित करता है, तो सीएम को दिखाई नहीं देता है जब ये लोग इतनी पाकी सफाई की बात करते हैं। लेकिन आज इसकी बात की जरूरत है कि ये करते जुर्म ये है और उंगली दिखाते हैं साफ सुथरे लोगों पर। और आज लहर सिंह बैठ के मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। 40 ब्रिजेस गिर गए हैं, 40 पुल गिर गए, पीएसआई स्कैम हो गया कर्नाटक में, राफेल का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसी की नैतिकता पे आज प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? ठीक है निजाम साहब, आपको हमने सुना, आपने जो बातें कही है कि एक पुल गिरता है, फिर भी बेशर्मी से ये सत्ता पे बैठे रहते हैं। तो लंबी फहरिस्त है लहर सिंह जी। जो निजाम फौजदार कह रहे हैं कि जब बीजेपी सत्ता में थी, एक के बाद एक कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, बीजेपी किस मुंह से मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है? अब मैं निजाम जी की तारीफ करूंगा तो उनको फिर अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को ये मैं अच्छे कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं, और आपको अपनी स्पोक्समैन के नाते आपको मजबूरी में कुछ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं पार्टी का स्पोक्समैन नहीं हूं, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, राज्यसभा के मेंबर के नाते बात कर रहा हूं, 6 करोड़ जनता की आपको विश्वास दिलाता हूं, उनके हित के लिए बात कर रहा हूं। और सिद्धरामैया जी का मैं कहता हूं, जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा, लेकिन आज जो पड़तें खुल रही है, और आपने जो दलितों की बात की है, मैंने कहा दलितों को अलॉट होने वाली जमीन को जैसे खरगे जी के परिवार ने हड़पते आ रहे हैं, उनकी तो कई चीज़ें और बाहर आने वाली है, पता नहीं वो कहाँ तक पहुँचेगी। उनका भी कंप्लेंट वहाँ पड़ी हुई है, और एमबी पाटिल उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि खरगे जी ने एमबी पाटिल पर दबाव बनाया हुआ है कि आप इनका गवर्नर की उसका उत्तर मत दीजिए। ये बड़ी शर्म की बात है। और फौजदार जी, आज हमारी नैतिकता की चर्चा नहीं हो रही है, हमने हमारे बोम्मई ने कुछ किया नहीं किया, वो इस्तीफा दे अब नहीं है। और येडियुरप्पा जी ने जो इस्तीफा दे दिया था, संतोष हेगड़े की वो अपना सही कर लें, संतोष हेगड़े की रिपोर्ट आते ही उसके 24 घंटे 48 घंटे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और अरेस्ट होने की बहुत बात की है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज 6 करोड़ जनता की भविष्य का सवाल है। और मैं फौजदार जी को ये भी कहना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड की मुस्लिम भाइयों की जमीन को किससे से लोगों ने हड़पा है, उनमें कांग्रेस के बड़े बड़े शीर्ष नेताओं का नाम आएगा। अभी वो भ्रष्टाचार का मुद्दा आना बाकी है। तो मैं तो कहता हूँ दलित भाइयों और मुस्लिम भाइयों को कहता हूँ, अब इस कांग्रेस के मोह जाल से बाहर आएं और उनकी असलियत पहचानें। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी देश जनता विश्वास करी, उस बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। आपने राफेल वगैरह जो कहा, लेकिन आपकी सरकार में जो ये वाल्मीकि कांड हुआ है, उससे बड़ा कांड, उतना स्पष्ट कांड तो आज तक नहीं हुआ। जो आपके मुख्यमंत्री ने, फौजदार जी, उन्होंने सदन में स्वीकार किया है कि हमारे से 89 करोड़ का घोटाला हुआ है, और ये घोटाला 180 करोड़ का। और एक बात मैं आज मेरी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कर्नाटक से लूटा हुआ पैसा कांग्रेस हाईकमान को गया है,
और कांग्रेस के चुनाव में खर्च हुआ है, जब कांग्रेस कह रही थी कि हमारे पास तो ये चाय बिस्किट के पैसे नहीं है, तो ये फिर सैकड़ों हजारों करोड़ कहाँ से आए सोशल मीडिया पर खर्च करने के लिए? वो पैसा कर्नाटक से गया है, आंध्रा के थ्रू गया है, और ये भ्रष्टाचार के पैसा उसमें गया मैं है। आ रहा हूं निजाम और जी, बस। मुख्यमंत्री भी जय सिंह जी। जो अर्कावती का जो, हाँ जी जी, अपनी बात पूरी कर लेते हैं। अर्कावती का जो कांड हुआ है, जो भी, हाँ अर्कावती का जो कांड हुआ है, जो भी खुलने वाला है, उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपया आया, और वो पैसा भी किसी एक मंत्री के थ्रू दिल्ली गया हुआ, उसके भी स्पष्ट जांच से सामने आएगा। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। ठीक है। और मैं समझता हूं कितने मंत्री और कितने कांग्रेस वाले और फौजदारी अच्छे व्यक्ति हैं, आप इनसे दूर रहें, अच्छा रहेगा। नहीं तो आप पर तो कोई चिंते नहीं, आप तो, मैं आपका आदर करता हूं और आप अच्छे व्यक्ति हैं। निजाम फौजदार, आप इस पर जवाब देना चाहते थे। लहर सिंह जी कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अभी ट्रेलर है या पिक्चर है, अभी मैं बताना चाहूंगा। पिछली सरकार में जब अशोक रेवेन्यू मिनिस्टर थे, 6 लाख हेक्टेयर की जमीन इन्होंने डी नोटिफाई करके अपने उद्योगपति भाइयों को, उद्योगपति दोस्तों को, उद्योगपति रिश्तेदारों को बांट दी। ये 6 लाख हेक्टेयर का जो हगरण इन्होंने किया है, इसका कौन जवाब देगा? मुझे ये भी बताइएगा, ये पीपीई स्कैम, पीपीई का कोविड में अगर आप कर्नाटक के अंदर आकर कहेंगे कोविड कल्ला कौन है, कोविड कल्ला मीन्स कोविड चोर कौन है, तो जोर जोर से आवाज आती है, चिकबालापुर का एमएलए जो सुधाकर है, उनका नाम आ जाता है। ठीक है। सुधाकर ने किस किस को पैसे दिए? टी रवि को पैसे दिए। उन्होंने जो बेल्लारी के वो एक है उनके नेता जो एसपी के हैं, वो श्री रामुलु, उनके जेब में गए। वही पैसे बोम्मई के जेब में गए। वही पैसे जो सेंट्रल ये जो लोटस ऑपरेशन होता है, उसको पैसे किसने दिए? विजेंद्रा ने दिए थे। विजेंद्रा के पास ये पैसे कहां से आए? किसने कौन सी प्रिंटिंग मशीन बना रखी है कि ये एमएलए ऐसे ही खरीद देते हैं, ऐसे ही एमएलए बेच देते हैं? इस बार निजाम जी, माफी चाहता हूं। 2024 में हद तो पार हो गई। जी जी, माफी चाहता हूं, समय की थोड़ी कमी है। एक लंबी फहरिस्त है, दोनों ओर से देखा हमने, दोनों ओर से देखा, लंबी फहरिस्त है आरोपों की। जी लहर सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल संक्षेप में, बस समय की कमी है। एक सेकेंड जी लहर सिंह जी अपनी बात करने पे ब्रेक लेना होगा। जी आर अशोक मेरे बहुत करीबी, एक मिनट सुन ले, एमपीज को खरीदने एक मिनट सुन लीजिए निजाम जी। लहर सिंह जी संक्षेप में अपनी बात रखिए। जी एमपीज को खरीद कर हाँ, एक ही लाइन में करूंगा। आर अशोक मेरे बहुत गहरे मित्र हैं, और लेकिन उन्होंने मुझे 1 इंच भी जमीन नहीं दी है, एक बात। और दूसरी बात, जो उनका जवाब वो देंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि न तो फौजदार जी ने कांग्रेस से कोई पैसा लिया, न मैंने लिया है, और उनको ये डिफेंड करना पड़ रहा है। और बाकी इनके जो आरोप लगाए हैं, वो हमारे पार्टी के जो नेता जिन पर आरोप लगाए हैं, वो जवाब देंगे इस बात का। और मैं ज्यादा और कोई कहना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी लास्ट में अंतिम विनती है मेरी, हमारी सिद्धरामैया जी से, इस स्टेट को बचाएं और तुरंत इस्तीफा दें। ठीक है, शुक्रिया आपका लहर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। निजाम फौजदार साहब, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लंबी फहरिस्त है आरोपों की एक दूसरे के ऊपर, और अभी हाईकोर्ट का जो फैसला है, इसके बाद सिद्धरामैया का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।